Hello everyone, I hope सब बढ़िया होंगे। I am Alok and I welcome you all to Karm Sakha's High Lecture Series for CAPF and CDS एग्जाम। ये हमारी पॉलिटी की सीरीज की चौथी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि कैसे पार्ट 3 ने हमें हमारा कानूनी कवच यानी फंडामेंटल राइट्स दे दिया। पर एक बात सोचिए कि क्या सिर्फ सिटीजन्स को राइट देने से एक देश महान बन जाता है? क्या सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो हमारे समाज को बेहतर बनाए? बिल्कुल बनती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का टॉपिक, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और साथ ही में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो डीपीएसपी सरकार के लिए एक मॉरल टू डू लिस्ट है कि जब भी आप कोई कानून बनाओ तो इस लिस्ट को ध्यान में रखना। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमारे सिटीजन्स के लिए एक मॉरल गाइड है कि आज़ादी मिलने का मतलब ये नहीं कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने लगे। तो आज हम इन दोनों पार्ट्स को आम जिंदगी के एग्जाम्पल से जोड़कर पढ़ेंगे ताकि आपको सारे आर्टिकल्स और उनका लॉजिक हमेशा के लिए याद हो जाए। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारी चौथी क्लास है इस सीरीज की और हमारा आज का टॉपिक है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जो डीपीएसपी है ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती हैं और ये आपका पार्ट 4A के अंडर आती हैं। तो आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को एक सिक्के के दो पहलू की तरह पढ़िएगा और हम इनको अच्छे से समझने का और इनके बीच का कोरिलेशन देखने का पूरा ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से बोरो किया, राइट? जैसे हमने सारे प्रोविजंस देखे कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से लिए, राइट? तो अब डीपीएसपी हमने किस कंट्री से बोरो किया? जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो हमने आयरलैंड से बोरो किया था। और आयरलैंड इसे कहाँ से किया था? आयरलैंड ने स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इसका आइडिया बोरो किया था। तो जो हमारी डीपीएसपी है वो हम कहेंगे कि हमने आयरलैंड से बोरो करी है, राइट? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर कहा था और इसका सबसे बड़ा एम पता है क्या है? टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य और इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। सो डीपीएसपी क्या करती हैं? वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने का काम करती हैं और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब हमने जो पिछली क्लास में फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे वो हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए हैं। जो डीपीएसपी है हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम से पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या करती हैं? डीपीएसपी एस्टेब्लिश करती हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, डीपीएसपी इज इक्वल्स टू सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिसका रिजल्ट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट। एक चीज और आपको याद रखनी है, डीपीएसपी को जो हमारे ग्रेविल ऑस्टिन थे उन्होंने डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स दोनों को मिला के कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। तो ये आप याद रखिएगा कि कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, राइट? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स
दोनों। और किन्ने बोला है इसको? इनको बोला है ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक है, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को ऑफिशियली कोई क्लासिफिकेशन या कैटेगराइज नहीं किया गया है, बट पढ़ने में आसान रहे इसलिए एक्सपर्ट्स ने इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जो हमारी डीपीएसपी हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है आपकी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, दूसरी है गांधीयन प्रिंसिपल्स, फिर तीसरी कैटेगरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो ये याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लासिफिकेशन नहीं हमको ऐसा देखने को मिलता है, ये सिर्फ हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको डिवाइड किया है ताकि हमको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं इनमें आपकी सोसाइटी के भले के लिए जो भी हैं वो सारी डीपीएसपी आती हैं। गांधीयन प्रिंसिपल में जो महात्मा गांधी के सपनों का इंडिया था वो डीपीएसपी आती है, जैसे पंचायती राज का फॉर्मेशन और लिक्वर या एल्कोहल बैन करना, काउ स्लॉटर बैन करना। और फिर जो लास्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल, जिसमें मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच वाली डीपीएसपी रखी गई हैं, जैसे यूसीसी और जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, इंटरनेशनल पीस। तो ये सब डीपीएसपी आपकी लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंडर रखी गई हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अभी हम इनको आर्टिकल बाय आर्टिकल देखेंगे, अभी आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं जी। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इनके बीच में हम कंपैरिजन देख लेते हैं। ये कंपैरिजन टेबल है, ये आपको याद करने में और चीज़ें कंपेयर करने में आसान रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है ये पार्ट 4 में है, ये पार्ट 4 में है और ये 36 to 51 आर्टिकल के अंदर आता है और ये आर्टिकल 51 ए के अंदर आता है। फिर हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट बोरो कहाँ से किया है? हमने आयरलैंड से किया है और आयरलैंड ने इसको स्पेन से बोरो किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से बोरो की है? यूएसएसआर से बोरो की है। अभी हम फंडामेंटल ड्यूटीज आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। नेचर एंड स्कोप पे देखेंगे हम। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू स्टेट है, ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन की तरह काम करती हैं। और ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिटीजन्स है, ये एक निगेटिव या मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह काम करती हैं। फिर जस्टिसेबिलिटी की बात करें तो ये नॉन जस्टिसेबल है, ये आर्टिकल 37 मेंशन है कि हमारी डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब मैंने आपको कल बताया था, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं और हमारी ड्यूटीज और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। तो इनका ओरिजिनल स्टेटस आप देखेंगे तो ये डीपीएसपी जो थी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थी, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं थी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी। इसको हम आगे देखेंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। फिर कोर ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का एम रखती हैं और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो सिविक पैट्रियटिज्म या नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करती हैं। सो जो हमारे फाउंडेशनल आर्टिकल्स डीपीएसपी हम देखेंगे वो है हमारे आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37। तो डीपीएसपी कब कहाँ से कहते रहती हैं? आर्टिकल 36 to 51। ये आपको याद रखना है कि हमारी डीपीएसपी आर्टिकल 36 to 51 तक है। तो आर्टिकल 36 में हम पहला आर्टिकल जो डीपीएसपी के देखेंगे उसमें जो है स्टेट डिफाइंड है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा था कि आर्टिकल 13 जो था उसमें स्टेट की डेफिनेशन दी हुई थी, सॉरी आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन दी हुई थी। तो वैसे ही इसमें आर्टिकल 36 के अंदर स्टेट डिफाइंड है। फिर आर्टिकल 37 में ये एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करता है कि डीपीएसपी जो है हमारी नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन साथ साथ ये भी बताता है
कि वो फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉस। अब यहाँ पर हम जो आइडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने अभी बताया आपको पीछे कि 3 कैटेगरी में हमने डीपीएसपी को अपने कैटेगराइज किया है। ये कोई ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, ये सिर्फ पढ़ने की आसानी के लिए किया गया है। ये बात आपको बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर कभी यूपीएससी एक स्टेटमेंट दे के आपको ट्रैप करने की कोशिश करे तो आप वहाँ पर फंसो ना। तो हम हर एक कैटेगरी के देखेंगे। तो आर्टिकल 38, हमने आर्टिकल 36 और 37 ऊपर देखा। फिर आर्टिकल 38 जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आता है। इसमें क्या है, टू प्रमोट वेलफेयर और मिनिमाइज इनइक्वालिटीज कम करने के लिए और वेलफेयर प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 38 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 39 में क्या किया गया है, एडेक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। फिर आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इसमें बताया गया है। फिर आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन इन स्पेसिफिक केसेस बताया गया है। आर्टिकल 42 में जस्ट एंड ह्यूमेन वर्क कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ के लिए प्रोविजंस है। आर्टिकल 43 में लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए प्रोविजंस है। तो ये आपको आर्टिकल बाई आर्टिकल सारी डीपीएसपी याद होनी चाहिए। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस आर्टिकल की कौन सी डीपीएसपी है या इस आर्टिकल में क्या मेंशन है। तो आपको सारी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स आपको एकदम रटे होने चाहिए, जिसको कहते हैं। फिर आता है, हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल देखा। फिर अब हम आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पे। ये होते हैं जो सोसाइटी के भला करने के लिए है, हमने देखा था। तो ये सारे जो देखेंगे आप कि एक तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही हैं। फिर जो गांधीयन प्रिंसिपल, इसमें जो गांधी जी जो आइडियल्स को मानते थे वो हैं। तो आर्टिकल 40 में मेंशन है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 43 में प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43B में प्रमोशन ऑफ वॉलंटरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 46 में प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज। फिर आर्टिकल 47 में प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। आर्टिकल 48 में प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर काव्स और कैटल्स। तो ये हो गए आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स। सो ये सारी डीपीएसपी हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर कैटेगराइज की जाती हैं। फिर जो हम अगला देखेंगे वो लिबरल इंटेलेक्चुअल देखेंगे। इसमें जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हैं, जो डेवलपिंग आइडियाज़ हैं, उनको रखा गया है। तो वो हम देखेंगे आर्टिकल 44 में, जैसे यूसीसी है जो, वो अभी इवॉल्विंग आइडिया है एक, तो ये रखा गया है इसके अंडर। आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो 6 years ऑफ एज। फिर आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइज साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48A में प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो इन्वायरमेंट के लिए 48A में है प्रोविजन। आर्टिकल 49 में प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिक प्लेसेस। आर्टिकल 50 में सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 में प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखनी है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सी डीपीएसपी ऐड करी गई है। तो मैं आपको एक बार पेन चेंज करके बता देता हूँ। तो जो आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट है, हाँ, तो आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट जो हुआ हमारा 1976 में, इसने 4 डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी। कौन कौन सी? आर्टिकल 39F जिसमें हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस के लिए बताया गया है। फिर आर्टिकल 39A जिसमें फ्री लीगल एड का प्रोविजन है। आर्टिकल 43A जिसमें वर्कर्स के पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, तो इसके लिए प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 48A में इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कौन से अमेंडमेंट से कौन सी डीपीएसपी ऐड करी गई है। ये डायरेक्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिर जो दूसरा अमेंडमेंट है हमारा वो है 44th अमेंडमेंट 1978। इसने आर्टिकल 38 2 की डीपीएसपी ऐड करी जिसमें इट डायरेक्ट द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ, इसने क्या किया, जो आर्टिकल 45 है इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया। तो आर्टिकल 21A के अंडर इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है जिसमें क्या होता है कि एजुकेशन के लिए प्रोविजन है इसमें। तो जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2011 में, उसने आर्टिकल 43 भी इंट्रोड्यूस किया डीपीएसपी में। तो ये डायरेक्ट करता है फॉर प्रमोशन एंड प्रोफेशनल
मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव्स के लिए ये आपका 97th अमेंडमेंट आपको याद रखना है और आर्टिकल 43 भी आपको याद रखना है। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम। और ये रही डीपीएसपी आपकी, तो ये टेबल मैंने आपको बता दी है, ये आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। फिर डीपीएसपी हमने सारी देख ली, इनका कैटेगराइजेशन देख लिया और कौन से अमेंडमेंट से कौन सी डीपीएसपी आई ये भी हमने देख लिया। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारी डीपीएसपी हैं, अगर इनमें लिखा है कि सबको बराबर काम के लिए बराबर पैसा मिलेगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो अगर सरकार आपको जॉब नहीं दे रही है, आप अनएम्प्लॉयड हो और डीपीएसपी मेंशन है कि सरकार को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, तो क्या आप उनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो? तो इसका जवाब है आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 37 ने जैसे खुद कहा कि डीपीएसपी आपकी नॉन जस्टिसेबल है। तो फिर आप कहोगे कि सर फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे बनाया ही क्यों जब हम कोर्ट नहीं जा सकते, राइट? इसका यूज क्या है? तो आप सोचिए कि 1947 में हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, हमारे पास पैसे नहीं थे, रिसोर्सेस कम थे। अगर उन्होंने सारी बातें फंडामेंटल राइट्स में डाल दी होती तो लोग हर छोटी छोटी बात पर कोर्ट भाग जाते और सरकार पहले ही दिन बैंकरप्ट हो जाती। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश अमीर होता जाएगा वैसे वैसे सरकार इन प्रिंसिपल को कानून बनाती जाएगी। तो जैसे आर्टिकल 45 में लिखा था कि फ्री एजुकेशन देना, तो सरकार ने उसे बाद में आर्टिकल 21A के अंडर बनाकर हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया। तो इनिशियली ये डीपीएसपी जो थी हमारी बनाई गई थी, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया था, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस और पैसे की कमी थी और हमारा देश एकदम न्यूली इंडिपेंडेंट था। तो एक चीज और आप नोट करिएगा कि जो डीपीएसपी हैं इनको कुछ जो हमारी डीपीएसपी हैं इनको जो है केटी शाह थे हमारे, इन्होंने क्या कहा है, पायस सुपर फ्लूटीज। तो ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में, ये एग्जाम पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो है जो आपके टीटी कृष्ण रामाचारी थे, टीटी कृष्णा रामाचारी, ये आपको अगर नाम सुना सुना लग रहा है तो आप पहले लेक्चर आपने अच्छे से देखा है, ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो इन्होंने डीपीएसपी को एक वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा है। ये आप याद रखिएगा प्लीज, इसलिए मैं आपको अलग से नोट करा रहा हूँ। तो जो हमारे केसी वेरे थे इन्होंने क्या कहा है डीपीएसपी को, मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। फिर जो हमारे सर इवोर जेनिंग्स हैं इन्होंने इनको पायस एस्पिरेशंस कहा है। तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा इनको। और मैं जो पीडीएफ आपको दिखाई आपको मैं टेलीग्राम पे, ये यूट्यूब पे आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आप ये सब ऐड ऑन कर लीजिएगा। सो चलिए, तो टीपीएससी पढ़ने के बाद हम अगला हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज।
फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये हमारे उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। तो 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब उसमें एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, राइट। सबको चाहिए थे, जो राइट्स थे फंडामेंटल राइट्स वो तो सबको चाहिए थे, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था। फिर आई 1975 की नेशनल इमरजेंसी, और सरकार को लगा कि सिटीजन्स को उनकी ड्यूटीज याद दिलाना जरूरी है। तो तभी एक कमिटी बनती है जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज बनी। तो आप याद रखिएगा किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इमरजेंसी के दौरान ये कमेटी बनी थी, और इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर जोड़ना चाहिए, और ये फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये नया पार्ट जो है कौन सा, पार्ट 4A, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, और इसका आर्टिकल जो है एक आर्टिकल 51A, ये दोनों ऐड किए गए। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी और उन फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या था ये हम देखते हैं। तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करने का वो दिया। तो इनिशियली हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई थी बाई 42nd अमेंडमेंट 1976। फिर एक और ड्यूटी हमारी 11th जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड करी गई। इसमें क्या कहा गया, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 16 to 14 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है कि जो इनिशियल था वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर इसके बाद 11th जो ऐड करी गई वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी गई। तो चलो एक रियल लाइफ लॉजिक चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब खुदा न खास्ता अगर कोई रास्ते पर नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करता है तो क्या पुलिस उसे पकड़ सकती है? आप क्या कहोगे? सर आपने तो ये सिखाया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नॉन जस्टिसेबल है, तो कोर्ट सजा नहीं दे सकती, तो पकड़ कैसे सकती है पुलिस, राइट? आप तो यही कहोगे ना। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी आपको ट्रैप में फंसाता है। देखिए तो ध्यान से सुनिएगा इसको। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उस पर कोर्ट डायरेक्टली सजा नहीं दे सकता है, पर जो हमारा पार्लियामेंट है वो कानून बना सकता है। तो हमारे पार्लियामेंट ने हमारे नेशनल फ्लैग के लिए कानून बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। तो इस लॉ के या एक्ट के जरिए पार्लियामेंट आपको सजा दे सकता है। तो ये अगर आपने झंडे का अपमान किया तो आप कोर्ट से नहीं बल्कि पार्लियामेंट के कानून के डंडे से जेल जाओगे। ये पॉइंट बहुत डीप है, इसे दिमाग में फिट कर लो। यहाँ पर यूपीएससी आपको ट्रैप में फंसाएगा। तो मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एक बार दिखा देता हूँ सारी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ये ओरिजिनली एब्सेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने देखा, फिर ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी गई। राइट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। फिर जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने प्रपोज करी थी वो 8 ड्यूटीज प्रपोज करी थी, और इसने ड्यूटी टू पे टैक्स भी ऐड करे थे, बट पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक वर्मा कमेटी आई जिसने
इट आइडेंटिफाइड एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क एनफोर्सिंग सेवरल फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसने लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन किया, कई फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कई सारे एक्ट बने। अब एक यहाँ पर मैं आपको एग्जाम ट्रैप बताता हूँ जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दे अप्लाई एक्सक्लूसिवली टू इंडियन सिटीजन्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स थे, कुछ फंडामेंटल राइट्स थे जो फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल थे, बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पर अप्लाई करती है। दे डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेन नेशनल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आपने देखा होगा कि यूपीएससी एक्सट्रीम स्टेटमेंट देता है और ज़्यादातर वो गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही होगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्रिटिकल एग्जाम ट्रैप ये बनाया हुआ है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा और आपके रिवीजन के लिए आसानी रहेगी। फिर हम देखते हैं हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 10 ड्यूटी ऐड करी, 86 ने 11 ड्यूटी ऐड करी। तो जो 51 ए के अंडर आती है उसमें 11 ड्यूटीज हैं। तो 51 ए जो पहली ड्यूटी है वो है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मेरे साथ साथ आप पढ़ते जाइएगा जिससे आपको याद होगा और आपको याद रहेगा कि किस सीक्वेंस में। तो यूपीएससी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि आर्टिकल 51 ए डी के अंदर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी आती है। आपको 4 ऑप्शन देगा और आपको अगर ये नहीं पता है कि डी के अंदर डिफेंड द कंट्री आता है तो आप ये क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। सो इसलिए आपको ये सारी याद रखनी है। सो पहली थी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। दूसरी है चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाल्स ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। फिर तीसरी ड्यूटी है हमारी अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर चौथी है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। फिर पांचवी ड्यूटी जो है हमारी प्रमोट हार्मनी, कॉमन ब्रदरहुड, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसमें स्टूडेंट्स आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि किस ड्यूटी में क्या मेंशन है। यूपीएससी एक एक वर्ड में क्वेश्चन घुमा देता है जहां आप फंस जाते हो और आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो छठी ड्यूटी है हमारी वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अब यूपीएससी ने इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में, इसने सिर्फ वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट की जगह यूनिटरी कल्चर दे दिया था। अब सोचिए अगर किसी ने सिर्फ ये ऊपर ऊपर से पढ़ा है, सही से नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन इसको टिक करके चलाता, लेकिन यूनिटरी कल्चर था तो वो स्टेटमेंट गलत था। फिर जो हमारी सातवीं ड्यूटी है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। फिर जो हमारी आठवीं ड्यूटी है वो है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। फिर इसके बाद जो हमारी नाइन्थ ड्यूटी है वो है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। फिर टेंथ जो है हमारी स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो एक एक वर्ड आपको याद रखना है और इसका आपको सीक्वेंस भी याद रखना है। फिर जो 11th ड्यूटी जो हमारी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी गई वो थी ड्यूटी ऑफ पेरेंट टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू दैट चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आप याद रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें एक जुडिशियल बैलेंसिंग है जो मैं आपको समझाता हूँ कुछ केसेस के जरिए। तो 1951 में इसमें बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि इसमें कौन सुप्रीम रहेगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर झगड़ा हो गया तो भाई जीतेगा कौन। तो इसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है जिनसे आप समझ सकते हैं। तो 1951 में जो चंपकम दोराई रेजन केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो सुप्रीम है और डीपीएसपी हमेशा सबऑर्डिनेट रहेंगी एंड मस्ट रन एज सब्सिडियरी टू फंडामेंटल राइट्स। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट मतलब परमानेंट एंड अनअमेंडेबल बाय द पार्लियामेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड ही नहीं कर सकते हैं। ये 1967 के जजमेंट में आया। फिर जो 1973 का जजमेंट आया केशवानंद भारती केस का, इसने क्या किया, इसने वैलिडेटेड आर्टिकल 31C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
and gave priority to Article 39B and 39C over Article 14 and 19, recognizing social directive can override specific individual equality. तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो केशवानंद भारती केस था ये आर्टिकल 31 को वैलिडेट करता है। आर्टिकल 31C में क्या मेंशन है कि वो अगर हमको कोई भी DPSP बनानी है अंडर आर्टिकल 39B और 39C तो हम उसको बना सकते हैं और वो उन आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर रहेंगे। तो ये केशवानंद भारती केस में आया। फिर मिनर्वा मिल केस में जो हमारा लास्ट जजमेंट है इसका, उसमें स्ट्रक डाउन द एब्सोल्यूट डोमिनेंस ऑफ DPSP। तो जो DPSP है उनका डोमिनेंस यहाँ से हटा दिया मिनर्वा मिल केस में। एंड इट हेल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्ड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि ये किस केस में बताया गया है, बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो हार्मनी बिटवीन देम इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो ये आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर इसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स और DPSP में कॉन्फ्लिक्ट भी देखा और कौन सुपीरियर है ये भी हमने देखा और कौन से केस में आया ये भी हमने देख लिया है। सो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हम कुछ ट्रैप्स देखने वाले हैं जहां पर UPSC हमको फंसाता है। तो UPSC कई बार ऐसी चीजें या ऐसे स्टेटमेंट देता है जहां पर हम फंस जाते हैं और हमको कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि वो कौन से ऐसे ट्रैप्स हैं। देखिए, एक है DPSP हमारी जस्टिसेबल है कि नहीं जस्टिसेबल है, पहला ये हो गया जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल। फिर कहाँ से हमने बोरो किया ये आपको याद रखना है। कहाँ से किया था हमने, याद है आपको, आयरलैंड से किया था। और आयरलैंड ने ओरिजिनली इसको कहाँ से किया था, आप कमेंट पे उसको आंसर करिएगा इसका कि ओरिजिनली DPSP का कॉन्सेप्ट कहाँ से हमने बोरो किया था। फिर जो मैंने आपको ऊपर DPSP और फंडामेंटल राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट समझाया वो भी आप याद रखिएगा क्या सुपीरियर है और किस केस में आपको बेडरॉक ऑफ द बैलेंस, तो वो कौन सा था, मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, जिसने कहा था कि दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए और दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। सो आज हमने देश को चलाने का विजन, अपनी DPSP और सिटीजन्स का मॉरल कंपास जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, दोनों को पूरी तरीके से दिमाग में फिट कर लिया है। तो अब तक हमने सिटीजन्स और उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज की बात की, पर अब अगले मॉड्यूल से हम बात करेंगे पूरे देश के सबसे बड़े पावर सेंटर की, यानी पार्ट 5 जो है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जहां हम एंट्री मारेंगे सीधा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसेस में। तो बहुत ही पावर पैक्ड और मजेदार लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट, तो आप जरूर इस सीरीज को फॉलो करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही इस सेशन में। आई होप आपको फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP समझ में आया होगा और आपने फंडामेंटल राइट से भी कोरिलेट करके समझने का ट्राई किया होगा। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। सो आप ऐसे ध्यान से पढ़ते रहिए और मैं आपको सारे ट्रैप्स बताऊंगा जहां पर UPSC क्वेश्चंस फ्रेम करता है और आपको फंसाने का ट्राई करता है। तो थैंक यू दोस्तों। और टू टेस्ट इफ यू एक्चुअली मास्टर्ड दिस topic, you can take the premium mock test from the link in the description box, and also you can download this PDF from the Karm Sakha's official website. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रॉक करते रहिए। जय हिंद। थैंक यू।